हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अब आपके साथ हम एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर कैश बुक के अंदर। तो गिवन पार्ट में रीड करता रहता हूँ, ट्रांजेक्शन्स को कैसे कैसे कैश बुक में डालना है हमें, वो हम वन बाय वन देखेंगे आपके साथ। तो क्वेश्चन हमें कहता है प्रिपेयर ए कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो हमें कुछ ट्रांजेक्शंस दी हैं जहां से हमें कैश बुक बनानी है जिसमें कैश और बैंक कॉलम हो। तो मैंने दोनों कॉलम बनाए हैं, डेबिट और क्रेडिट में आपके लिए। आइए जी, सबसे पहले 1 मार्च को इन्होंने कहा है कैश इन हैंड एंड एट बैंक का बैलेंस दिया 1800 और 11,000 रुपए का बैलेंस है हमारे पास। तो इसे कैसे लिखा जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, मेरे पास मैंने डेट का कॉलम नहीं बना रखा है, तो एक मैं काम कर रहा हूं, आपका मैं मंथ नहीं लिख रहा, या मंथ एक बार लिख देता हूं, उसके बाद डेट्स पर आऊंगा मैं। ठीक है, तो ये हमारी मार्च की ट्रांजेक्शन है सारी। ठीक है, और ये 1 मार्च की ट्रांजेक्शन है। हाँ जी, तो 1800 रुपए कैश में बैलेंस है हमारे पास और बैंक में 11,000 रुपए का बैलेंस है आज के दिन। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है रिसीव अ चेक फॉर कमीशन 3,960, चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो एक चेक मिला है 3,960 का कमीशन का। डेट क्या है इसकी? ये 5 तारीख को मिला है। तो आइए जी, टू कमीशन अकाउंट चेक मिला है और आपने बैंक में भी डिपॉजिट कर दिया 3,960 रुपीज। ठीक है, इसके बाद आगे देखें, आगे हमारे पास 7 तारीख को एंट्री है, बहुत गुड्स फॉर चेक। हमने गुड्स परचेज किए हैं चेक से 7,000 रुपए के। आइए 7th को एंट्री है, डेट कॉलम मैंने बनाया नहीं है, तो द नंबरिंग इज माय डेट्स, ये 7 तारीख है। ठीक है, बाय परचेजेस, आपने परचेजेस की हैं तो परचेजेस अकाउंट आ गया, और आपने चेक से पेमेंट की है 7,000 की, इसलिए बैंक में बैंक का बैलेंस कम कर लिया हमने यहां पे। फिर हमारे पास 8 तारीख को एंट्री है, कहता है बॉट गुड्स फॉर कैश। इस बार हमने 8 तारीख को जो गुड्स खरीदे हैं वो नगद में खरीदे हैं। आइए जी, 8 तारीख को 500 रुपए के गुड्स खरीदे हैं बाय परचेजेस। ठीक है, चलिए 500 रुपए का कैश में खरीदा है, इसलिए कैश कॉलम में लिख दिया, कैश कॉलम को या कैश को हमने कम कर दिया अपने यहां पर। देन 10th को हमारे पास ट्रांजेक्शन है, परचेज अ कंप्यूटर एंड पेमेंट वाज मेड बाय चेक। हमने एक कंप्यूटर खरीदा और उसकी पेमेंट हमने 5,000 की चेक से कर दी 10 तारीख को। बाय कंप्यूटर को हम कंप्यूटर अकाउंट भी डाल सकते हैं, वैसे बेहतर होगा ऑफिस इक्विपमेंट डाल लो। इस तरह की एसेसरीज के लिए या इस तरह के आइटम्स के लिए हम ऑफिस इक्विपमेंट्स डाल देते हैं अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, कितना आपने खरीदा है? ये 5,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा है और पेमेंट जो है चेक से हुई है, तो यहां पर आ गया 5,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद देखें हम लोग 14th को पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, आपने कोई एक्सपेंसेस पे किए हैं 105 रुपए के ट्रेड एक्सपेंसेस के नाम से। तो आइए 14th जो डेट है, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, 105 रुपए की पेमेंट कर दी आपने। ठीक है, इसके बाद आगे चलें, आगे 16 तारीख को पेड इनटू बैंक 1,000, आपने बैंक में पैसा जमा कराया, कैश से निकाला होगा, बैंक में जमा हुआ होगा। डेट है हमारी ये 16th को आपके यहां कैश कम हो गया, किसके कारण? बैंक में आपने जमा कराया है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक अकाउंट में आपने डाला। ठीक है, कैश कम हुआ कितने से? 1,000 रुपए से। वहीं सेम डे जब कैश कम हुआ है तो बैंक बढ़ा है आज के दिन 16th को, आपके यहां पे कैश के कारण, कैश अकाउंट के कारण यानी कैश के कारण आपका बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया 1,000 रुपए से। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। 18th को क्या ट्रांजेक्शन है देखें। 18th को कहता है रमेश हु ऑड अस, जिसने हमें 500 रुपए देने थे, रमेश ने, बिकेम बैंकरप्ट एंड 50 पैसा इन अ रूपी इज रिसीव्ड।
अच्छा एंड पेड लिखा है, ठीक है, सॉरी एंड पेड मैं देख रहा था कि रिसीव वाली वर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो 500 रुपए लेने थे, बैंकरप्ट हो गया, उससे आपको 50 पैसे मिले 1 रुपए में, यानी आप कह सकते हैं 50% अमाउंट मिला आपको, ठीक है जी। तो रमेश से आपको 250 रुपए मिले। डेट क्या है रमेश वाली, ये है 18 तारीख। 18 तारीख को आपको रमेश से कितना मिला, रमेश अकाउंट केवल 250 रुपए मिले। बैंकक्रप्ट हो गया, पैसे ही नहीं है, जो मिल रहा है वो हमने रिसीव कर लिया इससे। 20th को कहता है रिसीव्ड 400 फ्रॉम मनोहर एंड अलाउड हिम 10 रुपीज डिस्काउंट। हमें तो 400 मिले, वो काम का है, ठीक है। 20 तारीख को मनोहर से 400 रुपए मिले। 20th को टू मनोहर अकाउंट 400 रुपीज, हमारे लिए काम का है, डिस्काउंट अलाउ किया, ठीक है, बट डिस्काउंट अकाउंट हम बना ही नहीं रहे हैं, डिस्काउंट का कॉलम भी नहीं बना रहे हैं आपके साथ यहाँ। चलिए इसके बाद देखें 20 के बाद हमारे पास 23rd को कहता है विड्रू फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से 400 रुपए विड्रॉ किए, भाई बैंक से विड्रॉ किया, और डेट क्या है, डेट है 23 तारीख। आइए 23 तारीख को आपके पास यहाँ तो बढ़ने वाली चीजें आएंगी, बैंक या कैश बढ़ा है, बैंक से विड्रॉ किया है तो कैश बढ़ा है, ठीक है। टू बैंक के कारण कैश बढ़ा है, तो बैंक अकाउंट आ गया जिसके कारण कैश बढ़ा है, कितने रुपए से विड्रॉ किया है, 400 विड्रॉ किया है ना, हम लोगों ने बैंक से 400 विड्रॉ किया है 23rd को। तो यहां पर बैंक का बैलेंस कम होगा 23 तारीख को बाय कैश। आपने कैश विड्रॉ किया ना, आइए जी कैश विड्रॉ किया है बैंक से, तो बैंक में भी 400 रुपए आपने घटा दिए, तो यहां बैंक में घटा दिए और इधर कैश में बढ़ा दिए, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। आइए जी, वैसे कॉन्ट्रा एंट्री कुछ भी नहीं है, बस कॉन्ट्रा इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों एक साथ इन्वॉल्व हैं, कॉन्ट्रा आ गया, अदरवाइज अकाउंटिंग करते समय कुछ भी अलग नहीं करते हैं हम इसमें। देन 23rd को ही कहता है पेड 300 टू घनश्याम दास एंड कंपनी, दे अलाउड 10 रुपीज डिस्काउंट। आपने पेमेंट की है 23 तारीख को घनश्याम दास एंड कंपनी को 300 रुपए की, डिस्काउंट अलाउ किया है, अच्छी बात है, बट हमारे यहाँ तो लिखना नहीं है, बाय घनश्याम दास एंड कंपनीज अकाउंट। कितने की पेमेंट की आपने, 300 रुपए की पेमेंट की, और उन्होंने आपको डिस्काउंट दिया, ठीक है। इसके बाद आगे चलें, डिस्काउंट की एंट्री हमारे यहाँ होगी नहीं। फिर हम चलते हैं 24 तारीख को, कहता है रिसीव 2000 फ्रॉम हरी राम एंड डिपॉजिटेड द सेम इन बैंक। हमें हरी राम से 2000 रुपए मिले और हमने उन्हें बैंक में जमा करा दिया। 24 तारीख को देखिए ध्यान से जी, 24 तारीख को आपको हरी राम से पैसे मिले टू हरी राम्स अकाउंट। कितने मिले आपको, आपको 2000 रुपए हरिराम से मिले, ठीक है जी। अब ये जो 2000 रुपए मिले हैं हरिराम से, इनको आपने बैंक में जमा कराया है, बैंक में जमा कराया है तो कॉन्ट्रा एंट्री आ जाएगी आज के दिन ही, 24 तारीख को ही, टू कैश। बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, कैश कम होगा, ये लीजिए जी, हमने बैंक में जमा करा दिए। जब बैंक में जमा कराए हैं तो कैश से निकाले भी हैं आज के दिन, आइए निकालने की भी एंट्री करें। बाय बैंक, आपने बैंक में डिपॉजिट करे, ये लीजिए जी, कितने डिपॉजिट करे, 2000 रुपए, तो कैश से निकाले और बैंक में जमा करा दिए, कॉन्ट्रा एंट्री आ गई 24 तारीख को। उसके बाद देखिए 24 के बाद हमारे पास 25 तारीख को कहता है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, प्राइवेट एक्सपेंसेस, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस। आपने ये पैसा निकाला है, तो पैसा निकाला है बट पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए निकाला है, तो कैश में तो नहीं आया होगा, ये आपकी ड्राइंग है क्लियरली, ठीक है। 25 तारीख को 300 रुपए की ड्राइंग है आपकी। आइए जी 25 को बाय ड्राइंग्स अकाउंट, कितना आपने निकाला, आपने 300 रुपए निकाले हैं ना प्राइवेट यूज के लिए बैंक से, तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहां से निकालें वहीं का बैलेंस कम होना चाहिए। इसके बाद बात करें हम लोग 27 तारीख को, 27 तारीख को कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश,
हमने गुड्स में बेच दिए कैश में 200 रुपए के। आइए जी 27 को एंट्री करें। टू सेल्स, आपने गुड्स बेचे हैं ना, कैश में बेचे हैं 200 रुपए के, ठीक है, एंट्री हो गई जी हमारे पास, कैश का बैलेंस बढ़ गया सेल्स के कारण। फिर 28 तारीख को कहता है रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड, हमने गुड्स बेचे और उसके लिए हमें 9,000 रुपए का चेक मिला, ठीक है जी। अब 9,000 रुपए का चेक मिल गया, ठीक है, और कुछ नहीं बताया है, आगे भी नहीं कुछ कह रहा है, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये चेक हमने बैंक में लगा दिया आज। तो आइए 28 तारीख को इसकी एंट्री करें हम अपने पास। पैसा आएगा 28 तारीख को टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, आपने बेचा, चेक मिला आपको 9,000 रुपए का, तो ये देखिए इसकी हमने एंट्री कर ली, हमारी कैश बुक की जगह हमने कैश बुक में बैंक कॉलम को बढ़ा दिया, ठीक है। और हेडिंग मैंने नहीं दी भी, ठीक है, कोई बच्चा कह रहा है हेडिंग नहीं लिखी, तो हेडिंग जी ये लो, ये कैश बुक है आपकी, लिखना चाहो तो डबल कॉलम कैश बुक है, ठीक है, डबल कॉलम। चलिए पूरा तो लिखूं क्या, चलो पूरा लिख देता हूं जी, ये लो डबल कॉलम। आइए जी आगे चले, हेडिंग हमने लिख दी है। ये बच्चा कह रहा था हेडिंग ही नहीं लिखी आगे, ठीक है, हेडिंग तो मेरे ख्याल से पता ही होगा, कैश बुक बना रहे हैं हम लोग। चलिए मैंने, वैसे मेरी गलती थी, मैं मिस कर गया उसको। आइए आगे चले, 29 तारीख को कहता है रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ ए लोन, आपने किसी को लोन दे रखा होगा तो उससे आपको रीपेमेंट मिली, यानी उससे आपको पैसा आया 5,000 रुपए, जिसमें से 3,000 आपने बैंक में जमा करा दिया। आइए जी 29 तारीख को, 29 तारीख को आपको पैसा आया किसी से, टू लोन, आपने किसी को लोन दे रखा होगा, वो पैसा आ गया, कितना आया, 5,000 रुपए आया। अब कहता है इसमें से 3,000 रुपए हमने बैंक में जमा करा दिए, तो बैंक में जमा कराए तो कैश का बैलेंस कम हो गया, ठीक है, कैश का बैलेंस कम हो गया, और बैंक का बढ़ा है कितने से, 3,000 से, तो हम तो इधर तो वो लिखेंगे ना जो बढ़ा है, घटने वाला लिखेंगे। आइए 29 तारीख को हम ये भी लिख दें, 29 तारीख को हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ा है, तो बैंक के कारण कैश का बैलेंस घटा है, कॉन्ट्रा, ठीक है। आइए कितना, 3,000 रुपए, ठीक है जी ये बात। चलिए तो इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, लास्ट हमारे पास है 30 तारीख को, कहता है बैंक चार्जेस एज पर पासबुक 5 रुपए। 30 तारीख को बैंक चार्जेस की एंट्री डालनी है, बाय बैंक चार्जेस, बैंक ने कोई चार्जेस लगा रखे थे, उसकी एंट्री डालो, कितने रुपए, 5 रुपए की, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन खत्म हो गया है, अब हमें बस इसको बैलेंस करना है, टोटल कीजिए। तो सबसे पहले तो कैश बुक का डेबिट साइड का टोटल बताना कितना आ रहा है, ठीक है ना, और फिर दूसरी तरफ चलेंगे। सबसे पहले कैश बुक का डेबिट का टोटल बताओ जी, कितना आ रहा है कैश बुक का डेबिट का टोटल। आपके पास देखो 1800 है, 250 है, 400 दो बार आ गया है, ठीक है, फिर 2000 है, फिर 200 है और 5000, इन सब का टोटल कितना आ रहा है, 10,050 रुपए, ठीक है। 10,050 रुपए हमारे पास डेबिट साइड का कैश का टोटल आ गया। अब मुझे क्रेडिट साइड का कैश का टोटल बताऊं। जाहिर सी बात है क्लोजिंग बैलेंस आएगा हमारे पास, मार्च चल रहा है तो 31 मार्च को लिखेंगे हम, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और इधर टोटल लिख देंगे, ठीक है। आई होप, मैं एक बार देख लूं कैमरे में भी ये वाला पार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, कहीं नीचे कट नहीं जाए, नहीं जी आ जाएगा ये पार्ट, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चलिए तो आइए, मुझे अब ये टोटल कीजिए, इनका टोटल कितना बन रहा है आप लोगों का। देखो 500 एक बार है, 105, 1000 रुपए है, 300 है, 2000 है, 3000 है, तो इन सब का टोटल कितना आया, कितना, 6,905 जी। इन सब का टोटल आपका मैं यहां लिख देता हूं, कितना आ रहा है, 6,905 रुपए आ रहा है, ठीक है। तो अब जरा 10,050 में से 6,905 रुपए माइनस कर दो, क्योंकि टोटल तो यही लिख देते हैं, 10,050 आ गया, ठीक है। बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ जाएगा, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये आ जाएगा, बताइए कितना आएगा। 10,050 में से 6,905 माइनस करो, यानी कितना कैश बचा है आपके पास, कितना, 3,145, ठीक है, बता रहे हैं 3,145 रुपए आपके पास क्लोजिंग बैलेंस बच गया कैश का। ये तो कैश की बात हुई। अब आओ बैंक पर, क्योंकि बैंक में बैलेंस किस साइड ज्यादा होगा पता नहीं लगेगा,
वैसे इस बार तो लग रहा है 9, 11 और 9,000 भी है। मेरे ख्याल से इस बार तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा लगता है मुझे, तो आप मेरे को डेबिट साइड का ही टोटल करके बताओ, फिर भी आप चेक कर लेना। मुझे लगता है डेबिट इस बार बैंक का ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग भी डेबिट ही बैलेंस था इसका। चलिए, तो डेबिट साइड का टोटल करके बताओ कितना आ रहा है जी। 11,000 एक बार है, 3,960, 1,000 रुपए है, फिर 2,000 है, फिर 9,000 है, ठीक है, और लास्ट में 3,000 रुपए। तो इनका टोटल कितना आ गया जी? 29,960, ठीक है, 29,960 रुपए, 29,960 आ गया। अच्छा, अब यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए। टोटल कितना आ रहा है ये देखो आप लोग, ये ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख देते हैं, अदरवाइज तो ये बैलेंसिंग फिगर ही आएगी, ठीक है, कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है कितना आ रहा है। तो क्रेडिट साइड में आपके पास 7,000 है, 5,000 है, 400 है, 300 है और 5 रुपए है, ठीक है। इन सब का टोटल कितना आ गया? कितना? 12,705, 12,705 आ रहा है। अब क्या कीजिए आप, ये 29,960 में से 12,705 माइनस करो और मुझे बताओ कितना अमाउंट आएगा। वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए, 29,960 में से 12,705 माइनस करो, कितना आ रहा है? 17,255 रुपए, 17,255। तो ये क्या आ गया हमारे पास? ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया बैंक का, और ये 3,145 क्या आया था? क्लोजिंग बैलेंस आया ये हमारा कैश का, ठीक है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया है, ठीक है। वैसे तो आपने बैलेंसिंग फिगर निकालना था, बट बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलता है, ठीक है भाई, टोटल में से ये सब माइनस करो तो इतना बच गया, टोटल में से ये सब माइनस करो तो इतना बचा है हमारे पास, ठीक है। चलिए जी, तो क्लोजिंग बैलेंस आपने इस क्वेश्चन में लिखा क्रेडिट साइड है, बट ये तो बैलेंस करने के लिए लिखा है, इसका बैलेंस एक्चुअल में क्या है? ये दोनों डेबिट बैलेंस आए हैं, पॉजिटिव बैलेंस आए हैं। अगले महीने या अगले साल जब भी हम बात करें तो ये दोनों, जिस तरह यहाँ ओपनिंग बैलेंस आ रहा है अगले 1 अप्रैल को, यही ओपनिंग बैलेंस आएगा अगले अप्रैल को। कितना ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा? 3,145 कैश का, और 17,255 रुपए बैंक का बैलेंस आ जाएगा, अगले मंथ आएगा ये, ठीक है। चलिए, तो नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, फिर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि अच्छे से इस चैप्टर को हम समझ पाए आप लोगों के साथ, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके साथ कैश बुक से हम लोग, और क्वेश्चन का गिवन पार्ट एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। तो हमें कैश बुक बनानी है, कैश और बैंक कॉलम होगा जिसके अंदर। फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर बना रखा है। आइए जी, वन बाय वन ट्रांजैक्शंस को देखें। सबसे पहले है 1 मई को कैश इन हैंड 4,800 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 30,400 रुपए। अच्छा, डेट कॉलम मैंने नहीं बनाया है, सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं मंथ लिख देता हूं और फिर डेट्स हम डालते जाएंगे सीक्वेंसिंग में। यहीं पर कॉलम नहीं बनाया डेट, तो यही डाल रहे हैं। आप लोगों के पास स्पेस होगा, आप कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास कैश का बैलेंस है 1 मई को 4,800 रुपए, ठीक है। 1 मई को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,800, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने हमें बैंक का बैलेंस भी दे रखा है, ओवरड्राफ्ट यानी नेगेटिव बैलेंस है 30,400 रुपए। आइए जी, 1 मई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग बैलेंस है 30,400 रुपीज, ठीक है। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया कैश और बैंक का। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन दिया है, सेकंड डे को कहा है फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस। आपने 20,000 रुपए की फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की बिजनेस में, कुछ नहीं बताया तो कैश में इंट्रोड्यूस की हुई आजी टू कैपिटल अकाउंट, कैश में इंट्रोड्यूस हुई है 20,000 रुपीज, ठीक है।
इसके बाद आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्वेश्चन ने हमें 3 मई को दी है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000, 15,000 आपने बैंक में जमा कराए 3 तारीख को। आइए बैंक में जमा कराए तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा टू कैश। किसके कारण बढ़ रहा है बैंक का बैलेंस? बैंक कैश के कारण, और क्योंकि कैश और बैंक एक साथ इन्वॉल्व है तो कॉन्ट्रा एंट्री है। 15,000 रुपए का बैलेंस बैंक में आ गया। बैंक का बैलेंस बढ़ा है तो कैश का बैलेंस भी गिरा भी तो है आज के दिन। आइए इसे भी लिखें 3 तारीख को ही, ठीक है। 3 को बाय बैंक, कैश का बैलेंस किसके कारण गिरा है, कम हुआ है, बैंक के कारण, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, कैश बैंक इन्वॉल्व है साथ में। आइए कितना, 15,000 रुपीज आपने कैश 15,000 कैश से उठाया, कैश अकाउंट से, और बैंक में जमा करा दिया, ठीक है। तो कैश घट गया, क्रेडिट साइड में आ गया, बैंक इंक्रीज हो गया, डेबिट साइड में आ गया, ठीक है। आइए जी, देन इसके बाद 3 के बाद 4th ट्रांजेक्शन जो हमें दिया है 4th डे को, ठीक है, 4 मई को, कहता है सोल्ड गुड्स टू महेश, हमने गुड्स बेचे हैं महेश को ऑन क्रेडिट। देखिए आपने उधार में गुड्स बेचे हैं, अब क्रेडिट में बेच रहे हैं, उधार में गुड्स बेच रहे हैं, तो इसमें कैश ना तो इन्वॉल्व है ना ही बैंक इन्वॉल्व है, तो ये एंट्री जो है कैश बुक में नहीं होगी, ठीक है। हाँ, इसकी पेमेंट वगैरह जब होगी, बाद में बेचा है तो पेमेंट रिसीव वगैरह करेंगे, उस समय की एंट्री देखेंगे क्या होगा। तो आपने जो ये 6,200 रुपए का सामान बेचा, इसकी एंट्री आप नहीं करेंगे, ध्यान रखना, आप इस डेट को नहीं कर रहे हैं। मैं लिख देता हूं, फॉलोइंग इज नॉट एंटर्ड, ठीक है। हमने कोई ट्रांजेक्शन से जो नहीं की, कौन सी है, पहली है ये 4 मई को, 4 मई की जो ट्रांजेक्शन हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कैश का कोई लेना देना ही नहीं है, कैश ना तो कैश इन्वॉल्व है ना ही बैंक इन्वॉल्व है। देन 5 तारीख को, 5 मई को क्वेश्चन कहता है एन अमाउंट ऑफ 4,200 ड्यू फ्रॉम अशोक रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड। पिछले साल प्रीवियस ईयर में आपका कोई डेटर होगा जिससे आपने पैसे लेने थे, अशोक जिसका नाम है, इन्होंने गिवन दिया है क्वेश्चन के अंदर, वो बैड डेट हो गया था, उससे पैसा रिकवर नहीं हुआ था, तो आपने उसे राइट ऑफ कर दिया कि ये पैसा नहीं मिलेगा। आज अचानक से आपको उसके पैसा आ गया है, उससे कितना पैसा आया आपको, 4,200 रुपए आया है, तो आपकी इनकम हो गई, क्योंकि पिछली बार जब राइट ऑफ किया था, खत्म किया था, तो आपने उसे नुकसान मान लिया था, खर्चा मान लिया था। आइए 4,200 रुपए की इनकम लिखें, कैश में लिखेंगे क्योंकि कैश या बैंक बताया नहीं है। डेट क्या है, डेट है 5 तारीख। टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। बैड डेट रिकवर हुए हैं आपके कितने, 4,200 रुपीज के, बैंक से कोई लेना देना नहीं है, कैश में हमने इसको लिख लिया है। आइए जी आगे चलें यहां से। इसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट है 6 तारीख को, 6 मई को क्वेश्चन कहता है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए बैंक से पैसा निकाला, 6 तारीख को पैसा निकाला है, तो कैश या बैंक दोनों में से कोई कम हो रहा है, इस साइड ही लिखेंगे। आइए बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक में कम हुआ है, कितना अमाउंट कितना था, ये 3,000, सॉरी 6,000 लिख रहा हूं मैं, 3,000 था। अब ये 3,000 रुपए निकाले हैं बैंक से, किससे निकाले हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए। आपको बताया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का तो हो नहीं सकता, ये किसी लाइफ पर है, इंडिविजुअल की लाइफ का, यानी प्रोपराइटर आपके ऑनर को लिए आपने लाइफ इंश्योरेंस परचेज किया। ऑनर का पर्सनल खर्चा बिजनेस का खर्चा तो है नहीं, ठीक है, खर्चा कैसे मान लें इसको, ठीक है, तो इसे आप क्या मानेंगे, ड्रॉइंग्स मांगेंगे, क्या मानेंगे जी, ड्रॉइंग्स मानेंगे। तो आइए लिखें बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 3,000 रुपए का जो प्रीमियम पे किया उसकी एंट्री कर लीजिए 6 तारीख को। इसके बाद आगे चले, नेक्स्ट हमारे पास 8 तारीख को क्वेश्चन कहता है
रिसीव्ड चेक फ्रॉम महेश, हमें महेश से एक चेक मिला, कितने रुपए का, 6000 का, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड डिपॉजिटेड द सेम इन बैंक, और हमने ये बैंक में जमा भी करा दिया। आपको जानने की जरूरत नहीं है कितना लेना था कितना नहीं लेना था, आपको तो ये ध्यान देना है कैश बुक बनाते समय या फिर लेजर में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाते समय, क्योंकि दोनों एक तरीके से ही बनते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है, और आ रहा है या जा रहा है तो कितना आ रहा है या कितना जा रहा है, ठीक है, इस पर ध्यान देना है। तो 6000 रुपए का आपको चेक मिला है महेश से। आइए लिखें इसकी एंट्री, 8 तारीख को टू महेश, महेश अकाउंट आपको 6000 रुपए का चेक मिला है और आपने उसे डिपॉजिट भी कर दिया, तो आपका कैश बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया जी, ठीक है। आइए इसके बाद आगे चलें। 10th को 10 तारीख को कहता है सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑन क्रेडिट, आपने वरुण को क्रेडिट पर गुड्स बेच दिए। अब पैसा तो बाद में आएगा, इसकी एंट्री जो है हमारे यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो कैश आ रहा है ना जा रहा है, ना बैंक में इंक्रीज है ना डिक्रीज है। आइए जी, तो जो 10 मई को ट्रांजैक्शन है उसकी भी एंट्री हम नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि ये भी कैश बैंक इन्वॉल्व नहीं है इस ट्रांजैक्शन में। तो मैंने लिखा है फॉलोइंग इज नॉट एंटर्ड, ये ट्रांजैक्शंस नहीं लिख रहे, हमने 4 तारीख लिख लिया, 10 तारीख लिख लिया। आइए जी, इसके बाद 12 तारीख को आइए, रिसीव अ चेक ऑफ 28,000 फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। वरुण से हमें चेक मिला है 28,000 का, फुल सेटलमेंट में डिस्काउंट वगैरह हो गया, ठीक है। आगे 15 तारीख को उन्होंने लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम वरुण सेंट टू बैंक, तो 12 तारीख की जो एंट्री है, जिस दिन चेक मिला है उस दिन वो चेक बैंक तो गया नहीं, तो बैंक में नहीं लिख सकते, कैश में वैसे नहीं आया, ठीक है। तो 12 तारीख वाली एंट्री जो है वो यहाँ कैश बुक में नहीं आएगी, वो हमारी सब्सिडरी बुक्स में जाएगी बाकी में, तो उसे भी यहाँ नहीं लिखेंगे। तो 12 तारीख वाली जो एंट्री है उसे भी यहाँ नहीं लिखो, ठीक है। हाँ, 15 तारीख को वो जो चेक आपके पास था उसे आपने बैंक में जमा कराया, उसकी एंट्री जरूर करेंगे। 15 तारीख को 28,000 रुपए की, आइए बैंक में जमा कराया है। 15th को टू क्रेडिट क्या करेंगे जी, चेक इन हैंड अकाउंट, क्योंकि आपके पास चेक आ गया था और आपने डिपॉजिट नहीं कराया, तो उसको चेक इन हैंड अकाउंट में आपने डाल लिया, और आज डिपॉजिट करा दिया बैंक में, तो आपने चेक इन हैंड को खत्म किया और ये एंट्री आ गई, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं जी, हमारे पास हमने 15 तारीख तक की एंट्रियां कर ली। अब आते हैं 18th को, कहता है वरुण चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर्ड, बैंक चार्जेस 25 ऑन दिस चेक। ये जो चेक आपने 15 तारीख को बैंक में भेजा था, 18 तारीख को बैंक का जवाब आता है कि वो जो चेक लगाया था वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया, प्लस बैंक ने उस पर चार्जेस भी लगाए। अब ये आप पर डिपेंड करेगा आपकी क्या बिजनेस पॉलिसी है, कि जो बैंक ने चार्जेस भी लगा दिए इसके लिए वो आपने कस्टमर से रिकवर करने या नहीं करने। अगर रिकवर करने हैं तो आप डेटर जब बनाएंगे दोबारा से वरुण को, अभी क्योंकि चेक क्लियर नहीं हुआ तो डेटर बनाएंगे वरुण को, तो आप ये अमाउंट 28,000 प्लस 25,000 से बना लेना। ये आपकी पॉलिसी है, लेट्स सपोज, क्योंकि वेरी करता है ये चीजें कि हम कस्टमर से रिकवर करेंगे नहीं करेंगे जो बैंक ने हमारे ऊपर चार्जेस लगा दिए। तो जनरली लोग रिकवर करते हैं कि भैया ये हम कहाँ से पे करेंगे, आपका चेक बाउंस हुआ है, आपको पे करने पड़ेंगे बैंक चार्जेस, ठीक है। तो अब हम वरुण से पैसे लेंगे और हमारा जो हमने बैंक इंक्रीज कर लिया था उसे खत्म की भी करना पड़ेगा, डिक्रीज भी करना पड़ेगा। तो आइए जी 18th को बाय वरुण's अकाउंट, ठीक है, आपने दो चीजें 28,000 प्लस 25 रुपए यानी टोटल 28,025 रुपीज या 28,025 रुपीज आपने वरुण से लेने हैं। इसमें दोनों चीजें आ गई, जो बैंक ने चार्ज लगाया, जो बैंक कम हो गया हमारा बैलेंस, प्लस 28,000 जो हमने फालतू में लिख दिए थे कि पैसा आएगा वो आया नहीं था, तो उसको भी एडजस्ट करने के लिए हमने लिख दिया, ठीक है।
आइए जी, ठीक है, आप अलग करना चाहें तो अलग कर सकते हैं। आपको लगता है कस्टमर से नहीं लेने बैंक चार्जेस, तो वरुण से आप 28 लिख देना, बैंक चार्जेस से 25 रुपीज लिख देना। इसके बाद आइए 20 तारीख को, कहता है रिसीव अ चेक ऑफ ₹6,800 फ्रॉम विजय विच वॉज एंडोर्स टू अमृत राज ऑन 23rd। चेक मिला और चेक लेकर किसी और को दे दिया। इससे ना तो आपका कैश इंपैक्ट हुआ है ना बैंक इंपैक्ट हुआ है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है 20 तारीख की, इसकी एंट्री हम लोग नहीं करने वाले जी। 20 मई की जो ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री भी हमारे यहाँ कैश बुक में नहीं हो पाएगी, क्योंकि ना कैश इंपैक्ट हो रहा है उस ट्रांजैक्शन से, ना बैंक इंपैक्ट हो रहा है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास हमने 20 तारीख तक देख लिया आपके साथ। अब आते हैं 25 तारीख को। 25 तारीख को कहता है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 5,000 फॉर पेइंग गिफ्ट टू हिज डॉटर ऑन हर बर्थडे। ये विड्रू कैश फ्रॉम बैंक की जो बात आ रही है, ये इलस्ट्रेशन या ट्रांजेक्शन कहता है कि आपने 5,000 रुपए विड्रॉ किए हैं, किसके लिए? अपनी डॉटर को उसको गिफ्ट देने के लिए, ठीक है ना, बर्थडे गिफ्ट देना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बर्थडे गिफ्ट देना, डॉटर के लिए पैसे देना, कोई बिजनेस का खर्चा तो है नहीं। तो ये तो आपकी ड्राइंग्स कहलाएंगी, मालिक अपने घर के लिए पैसे ले गया है तो, ठीक है। तो ये जो विड्रॉ हुआ है कितने रुपए का? विड्रॉ हुआ है 5,000 का 25 तारीख को बैंक से हुआ है। और तो आप इसे यहां लिख दीजिए ड्राइंग्स में 25 को बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कितना? 5,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद देखें हमारे पास 25 के बाद 26 तारीख की एंट्री देखिए क्या है। कहता है बॉट गुड्स फ्रॉम गुप्ता जनरल स्टोर। हमने कुछ परचेजेस किए गुप्ता जनरल स्टोर से 10,000 रुपए के ऑन क्रेडिट एंड दे अलाउड अस ट्रेड डिस्काउंट। आज तो उधार में खरीदा है, तो आज तो बैंक और कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो डेट है आज की, यानी 26 तारीख की, आज की एंट्रीज बुक में नहीं होगी। क्रेडिट परचेजेस है ना, 26 मई वाली एंट्री भी नहीं करेंगे हम। इसके बाद आते हैं 28 मई को, 28 मई को आइए। कहता है पेड टू गुप्ता जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट। 7,000 रुपए पे किए हैं आपने गुप्ता जनरल स्टोर को, तो हम तो पेमेंट करने की एंट्री कर देंगे, ठीक है। जो पेमेंट कर रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे। हमारे पास डेट है जी 28 तारीख, 28 को बाय गुप्ता जनरल स्टोर्स, ठीक है। इनके अकाउंट में पैसा जमा करा रहे हैं, पेमेंट किया है। कैसे किया है बताया है, कैश में किया है 7,000, ये लीजिए जी। इसके बाद आ जाइए 28 तारीख के बाद, 28 तारीख को एक और एंट्री है, क्या था? सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी पेमेंट रिसीव इन कैश। 28 को आपने एक ओल्ड मशीनरी बेच दी जिसका 7,700 रुपए आपको कैश में आ गया। तो आइए जी 28 को टू मशीनरी, भाई मशीनरी अकाउंट में ही तो था, मशीनरी गई, पैसा आ गया 7,700 रुपए, ठीक है। और मशीनरी हमारी खत्म हो गई, पैसा मिल गया, उसके बदले हमें बेच दी मशीनरी, ठीक है। उसके बाद 30 तारीख को कहता है पेड सैलरी बाय चेक। हमने सैलरी का पेमेंट किया है चेक से 1,500 रुपए का। आइए 30 तारीख को सैलरी का पेमेंट करें 1,500 रुपए का। 30th को बाय सैलरीज अकाउंट, खर्चा है हमारा कितने का? 1,500 रुपए का। चेक से पेमेंट हुआ है 1,500, बैंक कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद पेड रेंट इन कैश, रेंट जो है आज के दिन आपने कैश में पे किया है, सो बाय रेंट अकाउंट। कितना? 2,000 रुपए का आपने
रेंट पे किया, और वो कैसे पे किया जी, कैश में पे किया। ठीक है, इसके बाद देखें हमारे पास लास्ट ट्रांजेक्शन है, कहता है पेड इनटू करंट अकाउंट, यानी हमारे करंट अकाउंट में हमने एंटायर बैलेंस ट्रांसफर कर दिया आफ्टर रिटेनिंग 5000 एट द ऑफिस। कैश में से करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने का मतलब हो गया कैश अकाउंट से उठाकर आपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया सारा पैसा, बस अपने पास कितना रखा, केवल 5000 रुपए। तो यानी आप कह सकते हैं इस बात को कि हमने जो ये मई चल रहा है ना, 31 तारीख को आपने यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस लिखा होगा, यानी जो रखा है, कितना रखा है अपने पास, केवल 5000 रुपए रखा है। इसके ऊपर का पैसा जो भी था वो आज 31 तारीख के दिन आपने क्या किया, आपने जमा करा दिया कहां पर, बैंक में। तो बैंक के कारण आपका कैश कम हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट यहां पर लिखेंगे हम, और ऐसे ही हमें निकालना है ये अमाउंट कितना है। ऐसे ही अगर 31 तारीख को आपने बैंक में जमा कराया है तो बैंक का बैलेंस भी इंक्रीज होगा 31 तारीख को कॉन्ट्रा से। ठीक है, वो पैसा यहां आएगा। तो आपको ये बैलेंस अमाउंट निकालना है, तो आइए इस पर चले। ये बैलेंस यानी कितना पैसा आपने बैंक में जमा कराया है, कुछ नहीं करना, आपके पास ये सारा पैसा आया है, उसमें से ये सारा चला गया और ये बच गया, तो ये डिफरेंस अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। आप कह सकते हैं ये जो कॉन्ट्रा है ये बैलेंसिंग फिगर है आपका, इस बार क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। आइए जी निकालें इसको। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए। डेबिट साइड का टोटल करो, हमारे पास 4800, 20000, 4200 और 7700, इनका टोटल कितना आ गया, कितना टोटल करके बताओ, कितना टोटल आ रहा है इनका, ये लीजिए जी, बताइए कितना टोटल है डेबिट साइड का हमारा, कितना, 36,700, 36,700 हमारा डेबिट का टोटल आ गया। ये तो हमारे पास कैश आया है, उसमें से हमने 15,000, 7,000 और 2,000 की तो पेमेंट कर दी, या तो बैंक में जमा कराया या कोई खर्चे की पेमेंट किया और किसी तरीके से पैसा पे कर दिया। 5,000 हमारे पास अभी बच गए। ठीक है, 5,000 बच गए तो आपने कुछ अमाउंट कहां ट्रांसफर कर दिया होगा, आपने बैंक में ट्रांसफर कर दिया, जो क्वेश्चन में बोला था हमने उसे क्या कहा, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे इसे हम। तो 36,700, तो इन सब का टोटल देखा होगा आप लोग। ठीक है, आप क्या करो जी, आप 15,000, आपके पास जो है 7,000 रुपए, ठीक है, 2,200 रुपए, अच्छा ये गलती से 2,000 लिखा है मैंने, ये 2,200 बता रहे हैं जी, एक मिनट चेक करिएगा, हाँ 2,200 है, माय मिस्टेक, ये मैंने 2,000 लिख दिया, ये 2,200 रुपए है, 2,200 रुपए है। ठीक है, चलिए जी 2,200 रुपए, और आखिरी में हमारे पास बचे हैं 5,000 रुपए। तो इन सब का टोटल, नहीं 5,000 हमारे पास बचे, इनका टोटल करो, 15,000 प्लस में 7,000 प्लस में 2,200 प्लस में 5,000 रुपए, यानी 29,200। इन सब का बैलेंस टोटल कितना आ रहा है, 29,200 आ रहा है। अब 36,700 में से 29,200 है, यानी कितना पैसा आपने बैंक में ट्रांसफर किया, बैलेंसिंग। जनरली हम बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे, वो इस बार हमें गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन ने गिवन दे रखा है, वो तो कहता है ये बताओ जी आपने ट्रांसफर कितना किया। तो चलिए बैलेंसिंग निकालें जरा, हम 36,700 में से माइनस कर देते हैं 29,200, यानी कि 7,500। तो आपके ने कितना पैसा ट्रांसफर कर दिया जी बैंक में, आपने 7,500 ट्रांसफर किया। जब ट्रांसफर किया तो यहां पैसा आया भी होगा, ये लीजिए जी, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। ठीक है, बैलेंस करके निकाला इस अमाउंट को हमने, ध्यान रखना ये वाला अमाउंट हमने निकाला है इस बार क्वेश्चन में। ठीक है, आइए जी अब आगे चलें, बैंक को और टोटल करें, बैंक को भी तो एडजस्ट करना है ना, तो आइए सॉरी, बैंक के लिए बैंक में ओवरड्राफ्ट था, और देखो ओवरड्राफ्ट को अगर देखें 30, 28, मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड ही ज्यादा लग रहा है मुझे तो। ठीक है, चलिए जी, तो क्रेडिट साइड का टोटल कर लो सबसे पहले, क्रेडिट साइड का 30,400, ठीक है जी, उसके बाद
3,000 रुपए प्लस में 28,025 प्लस में 5,000 प्लस में 1,500 रुपए। टोटल कितना आ गया? 67,925। क्रेडिट साइड का टोटल है 67,925। ठीक है, आप भी एक बार चेक कर लेना, मेरा टोटल ये आया है। ठीक है, अच्छा अब डेबिट साइड का टोटल और करके देखो, कहीं ज्यादा ना हो डेबिट, मेरे को लग नहीं रहा, क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, फिर भी कर लेते हैं, कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। आओ जी, डेबिट साइड का 15,000 है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास 6,000 रुपए है, उसके बाद 28,000 रुपए है, और फिर ये 7,500 है, यानी 56,500। ये कितना आया? ये 56,500 आ गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके पास पैसा गया ज्यादा है, आया कम है, यानी 31 तारीख को आपके पास कैसा बैलेंस आएगा? बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, जो कि क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, डेबिट बैलेंस आ गया। ठीक है, मतलब माइनस का बैलेंस आ गया, डेबिट नहीं, क्रेडिट ही बोलना चाहिए, डेबिट बैलेंस तो पॉजिटिव होता। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला? इसको बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने कहा वो साइड बड़ा है, तो वही लिखो, इधर भी 67,925। 67,925 में से जरा 56,500 माइनस कर दो। कितना? 67,925 में से 56,500। ठीक है, चलिए कितना आ गया? 11,425 रुपए। ठीक है, ये ब्लैंक 11,425 ये आपने फाइंड आउट किया है। ये क्लोजिंग बैलेंस है बैंक का। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस इधर आया है डेबिट साइड में, और कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में था हमारे पास। दो हमने फाइंड नहीं किया, क्वेश्चन ने गिवन दिया था, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस थी जो मैंने यहाँ लिखा है, ये ट्रांजैक्शंस एंट्री नहीं करेंगे। जैसे 4 तारीख की एंट्री थी हमारे पास, जो कि हमने क्रेडिट पर सेल की थी। ये क्या थी? क्रेडिट सेल्स थी ये, इसलिए नहीं लिखा इसे हमने। उसके बाद 10 तारीख को हमने फिर क्रेडिट सेल ही किए हैं। ठीक है, 4 तारीख को भी क्रेडिट सेल हैं, 10 तारीख को भी क्रेडिट सेल ही हैं, इसलिए नहीं लिखा। 12 तारीख को आपके पास जो चेक रिसीव, चेक ऑफ, हाँ ये कैश इन हैंड, ये चेक इन हैंड है हमारे पास। चेक जमा नहीं कराया ना, तो चेक इन हैंड आया है आज के दिन। जिस दिन जमा कराया अगले दिन तब हम एंट्री करेंगे, 12 को भी एंट्री नहीं की। और जो इसके बाद 20 तारीख को है, 20 तारीख को हमने इंडोर्स कर दिया, इंडोर्स किया है, इसलिए एंट्री नहीं की। और 26 तारीख को हमने क्रेडिट में परचेजेस किए हैं, क्रेडिट परचेजेस हैं, इसलिए इसकी एंट्री नहीं हुई। तो ये कारण रहे हैं इनके एंट्री ना होने की। ठीक है, इसके बाद एक बार आंसर चेक कर लें, बुक से भी मैच करो। देखो, कैश का बैलेंस डेबिट बताया है 5,000 रुपए। ये तो हमने वैसे ही कुछ क्वेश्चन नहीं बताया था डेबिट बैलेंस आना चाहिए, हमारा आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है 11,425, तो बैंक ओवरड्राफ्ट देखो 11,425 आ गया। इसके बाद बोला एक्सेस कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 31 मई। आपने 31 मई को एक्सेस जो पैसा था वो कितना जमा कराया बैंक में? 7,500। देखो ये भी हमारा सही है, यहां से बैंक में जमा कराया, कैश कम हो गया, इधर बैंक में जमा हुआ, कैश बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। ठीक है, 31 तारीख को। इसके अलावा इन्होंने कुछ हिंट दिए हैं, हिंट का तो हमें शायद मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से पूरा खत्म हो गया है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।